आई होप आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। ऐसा ही चलिए जी, मेरे साथ फर्स्ट क्लास है। ओके, अच्छा भाई, अगर आप ये देखें आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसके अंदर आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, जब मैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरिया की बात करूं तो इसकी वेटेज आप देख सकते हैं वो कितनी है, 25 से 35 मार्क्स। अच्छा, अब इसके अंदर दो तरीके की रिपोर्टिंग्स आती हैं आपकी, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें या तो वो बोलेगा कि भाई आप मुझे अकाउंट्स बना के दे दें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है, वो आपको बोलेगा ये कि भाई ये कंपनी है, इसका ये ट्रायल बैलेंस है, इसके अंदर ये एडजस्टमेंट्स है, आप मुझे बना के दे दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बना के दे दें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो बोलेगा भाई सिंपल ये बना के दे दो। अच्छा, पर ये दिस इज नॉट एज सिंपल एज यू आर थिंकिंग गाइस। इस नौयत का अगर सवाल आता है ना इस लेवल के ऊपर, FAR 2 के ऊपर, तो उसके अंदर वो तकरीबन FAR 2 की कोई 5 से 6 स्टैंडर्ड्स को मिला के टेस्ट करेगा और बोलेगा भाई ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट्स देगा, बोलेगा इसमें ये गलतियां हुई हुई हैं और वो गलतियां सही करने के लिए आपको सबसे पहले FAR 2 के मल्टीपल स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। और एक और बात, एग्जामिनर ने जो अब करना शुरू किया है वो FAR 1 की चीज़ें भी पूछता है, यानी लेट से वो सवाल के अंदर एक बोरिंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट भी डाल सकता है, क्योंकि उसने ये कहा हुआ है स्पेसिफिकली कि मैं प्रायर टेस्टेड चीज़ों को भी आगे क्या करूँगा, टेस्ट करूँगा। तो इसको मैंने ऐसे केटर किया हुआ है कि जब जैसी बात है मैंने 2017 में पढ़ाना शुरू किया तो ग्रेजुअली जब बनाते सवाल बनाए तो उसमें FAR 1 की भी तकरीबन चीज़ें सारी इंक्लूड की हुई, यानी जब आप ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब चीज़ स्टैंडर्ड मेरे साथ सॉल्व करेंगे उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो हमारी बुक में ना हो। तो ऑल टुगेदर आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, रिवाइज हो जाएंगे। एक तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सेपरेट FS। फिर दूसरे आते हैं कंसोलिडेटेड FS। कंसोलिडेटेड FS का बच्चों मतलब यह है कि एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, मैं इन दोनों कंपनीज को कंट्रोल करता हूं, ओन करता हूं। तो वो कहता ये है कि इन तमाम कंपनीज को मिला के एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो, यानी एक से ज्यादा कंपनी के मिला के फाइनेंशियल बनाऊंगा तो उसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं है जिसके अंदर इसमें से सवाल नहीं आया हो, 20-25 20-25 20-25 हमेशा आता है। और हमारी जो सक्सेस है यहाँ पर वो ये है कि मेरे बच्चे इसको क्या करके आते हैं, टैली। तो ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि इसमें कोई आपको ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसका ये एरिया टैली ना हुआ हो। यानी एक बच्चा गया एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन आया, लॉन्ग क्वेश्चन में उसने क्या किया भाई, ये 25 नंबर का सवाल टैली करके आ गया, तो तकरीबन आपका हाफ ऑफ द पेपर क्या हो गया, पास हो गया। तो उसके लिए हमें चाहिए इमेंस ग्रिप। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इमेंस ग्रिप। ग्रिप का मतलब ये है कि भाई आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो कि आपको एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं, आपने देखा आपका हाथ चलना चाहिए कि भाई हाँ इसकी ट्रीटमेंट ये होगी। तो ये तो हो गया आपका पहला एरिया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी वेटेज कितनी है, 25 से 35 नंबर पर। आज मैं अगर आपको यहाँ पे रुक के कहूँ कि पहले मैं ये एरिया शुरू करवाऊँ तो क्या मैं करवा सकता हूँ? नहीं। रीज़न, सारे स्टैंडर्ड्स की लिंकेज यहाँ पे आके क्या होगी, टेस्ट होगी। तो ये सब मिल के टेस्ट होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें बाकी एरियाज को देखना है। देखिए दूसरी चीज़ क्या आ रही है, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट। अच्छा देखो यहाँ पे टीचिंग आवर्स पे मैंने क्रॉस लगा दिया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैं पिछले कोई 7-8 ईयर्स से ये सब्जेक्ट को देख रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आप तब तक पढ़ें सब्जेक्ट को जब तक आपकी ग्रिप नहीं आ जाती, यानी जितना यू विल प्रैक्टिस उतना यू विल बी मोर परफेक्ट। तो हम टाइम की बंदिश नहीं रखेंगे। टाइम की बंदिश इन द सेंस कि भाई मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करानी चाहिए तो मैं कराऊंगा, सही जी। तो उसके लिए टाइम लिमिटेशन नहीं है कि भाई मैंने बोला चलो भाई 1.5 घंटा किया, क्विज दिया, खत्म, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी प्रैक्टिस है, उसके अलावा भी मॉक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्विजेज है, सारी चीज़ें। बट अगेन आपको हर क्लास के बाद जो क्विज मिलेगा आपको उसको अटेम्प्ट करना है, मुझसे चेक करवाना। अभी ऑडिट की क्लास दी थी मैंने, उसमें मल्टीपल बच्चों ने मुझे ड्राफ्टिंग लिख के दी और मैंने एक एक को रिस्पॉन्ड भी किया है। तो सेम इज़ द केस विद अकाउंटिंग, क्योंकि मेरा पहला इश्क ये है, बाद में वो है, सही जी। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि भाई हमें टाइम बाउंड नहीं होना। तुम मुझे खुद बताओ कि 35 से 40 घंटे में क्या तुम कर सकते हो ये, हाँ या नहीं? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो 35-40 घंटे हम सिर्फ इस पर नहीं लगाएंगे, हम अपने हिसाब से टाइम लगाएंगे जब हमें लगेगा कि ये हमारी ग्रिप में आ चुका है। चलें जी, इसके बाद अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट। जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चों, नॉन करंट एसेट से आपका क्या मुराद था पहले FAR 1 लेवल पे? नहीं, आप बोलेंगे सर आपके लिए PPE था और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, PPE था और
FAR1 लेवल पे, FAR1 लेवल पे ये था ना भाई पीपी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दैट्स इट, इसके अलावा तो नहीं था। अच्छा इन्वेंट्री तो करंट एसेट होती है, ऐसा ही है ना। आगे सुनिएगा, यहां पे भी वो नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहा है, पर यहां पे वो नॉन करंट एसेट्स हैं जो उसके अलावा हैं। तो यहां पे देखते हैं क्या क्या बात करता है वो यहां पे कहता है सबसे पहले IFRS 9 और क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। IFRS 9 का मतलब जो आज हमारी पहली क्लास का टॉपिक होगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा कराऊंगा आज, बिल्कुल 100% कोर्स कराऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ईमान। चलिए जी प्लीज फोकस के साथ पहले यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स की बात करें। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FAR1 का नॉन करंट एसेट और यहाँ पे, तो आप बोलेंगे वहां पे हमने क्या सीखा है, PP IP। यहाँ पे क्या सीखेंगे, पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, हम आगे भी सीखेंगे, अभी पूरा चैप्टर शुरू करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यह है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अगर आप किसी कंपनी को लोन देंगे, यानी आपको अगर मैं थोड़ा सा तुम्हारे लेवल पे आके बताऊं, मकसद ये है बताने का कि एक सामने वाली कंपनी है, लेट्स से ये इसकी कंपनी है, इसको पैसे चाहिए, तो ये पैसे लेने के लिए लोगों से क्या इशू करेगा, शेयर्स। क्या इशू करेगा, शेयर इशू करेगा। भाई ये शेयर इशू करेगा, मैं इसको पैसे दूंगा, मैं कौन हो गया, इन्वेस्टर। ये कौन है, इशूअर। ये कौन है, अच्छा इशूअर का मतलब है जो सिक्योरिटी इशू करे। इन्वेस्टर का मतलब कौन है, जो पैसे। इसकी अकाउंटिंग कहां सीखेंगे, IFRS 9 में। अच्छा अलबत्ता दूसरा भी केस हो सकता है, ये बंदा कहे कि मुझे पैसे चाहिए बट मैं शेयर इशू नहीं कर रहा, तो ये इशू करेगा डेट सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिबेंचर, वो भी कागज का पन्ना होगा पर लीगल कागज होगा। ये मुझसे पैसे लेगा और उस पर मुझे इंटरेस्ट देगा, तो मेरी तब भी इन्वेस्टमेंट है, बट मेरे लिए वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है, डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट। कौन सी सिक्योरिटीज में, यानी मैंने उसको टेक्निकली उधार दिया है, मैंने उसको क्या दिया है भाई, उधार दिया। तो ये सारी अकाउंटिंग हमें कहाँ सीखनी है, IFRS 9 में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। यहाँ तक क्लैरिटी है। हम खाली ऐसे आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं वैसे अवॉइड करता हूँ कि मैं बोलता हूँ भाई जब करना ही है तो सभी करना है ना। अब इसमें से मैं तुम्हें, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या तीर मार रहा हूँ ये समझा के कि क्या क्या है इसके अंदर। सही जी, खैर आगे लीज एसेट। अच्छा एक और चीज़ मैं बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूँ जो डिफरेंसेस हैं। आप अगर लैंड और बिल्डिंग किराए पे देते हैं, लैंड और बिल्डिंग किराए पे देते हैं, तो वो IS 40 है, याद आ रहा है। लैंड और बिल्डिंग अगर आप रेंट पे देंगे तो वो क्या, IS 40। उसके अलावा अगर कुछ किराए पे देंगे तो वो ये है IFRS 16, IFRS 16। वो क्या था, IS 40। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन IS 40 एंड IFRS 16। वहां पे किसकी बात होती है, लैंड और बिल्डिंग की। उसके अलावा जो है वो यहाँ आएगा। तो हम स्कोप भी डिस्कस करेंगे, यानी मैं जब भी आपको स्टैंडर्ड शुरू कराऊंगा, क्योंकि मैं IFRS डेस्क का पार्ट हूँ, उसकी मेकिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ किस पे क्या लग रही है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे, स्कोप समझेंगे, फिर उसके अंदर घुस के समझेंगे चीज़ें। खैर हाँ, अगर वैन को लीज आउट कर दिया तो भी यही लगेगा। सही है जी, आगे। अच्छा भाई इंटेंजिबल एसेट, आपने जैसी बात है, अगर आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है, ऐसा ही है, तो ये क्या है, एसेट तो है ना, तो उसकी अकाउंटिंग यहाँ सीखेंगे। लाइसेंस परचेज किया तो उसकी अकाउंटिंग यहाँ सीखेंगे। एक आपने मेडिसिन का फॉर्मूला खुद बनाया है, तो वो भी इंटेंजिबल है, फायदा तो है ना उसका, आपका एसेट है क्योंकि आप इसको बेच सकते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग भी यहाँ सीखेंगे। अच्छा एक और बात, आपको ये बात तो पता है ना कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं तो पहले कार का डिज़ाइन बनाती हैं, वो कार का डिज़ाइन भी एक टेक्निकली इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि डिज़ाइनर को उसके लिए क्या देते हैं हम, पैसे। तो वो सारी चीज़ें एक एसेट है ना मेरे पास। आज मैं चाहूँ किसी को उठा के डिज़ाइन बेच दूँ, तो क्या दूसरी कार कंपनी इसका बेनिफिट ले सकती है? यस। एक एग्जाम्पल, कोविड आया, कोविड की वैक्सीन बनी, हाँ या नहीं? जब कोविड की वैक्सीन बनी तो कोविड की वैक्सीन जो बनी थी उसका फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला टेंजिबल है, इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल है, पर क्या उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्राइव होते हैं? यस सर होते हैं। जब उससे मेरे बच्चों फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्राइव होते हैं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो इंटेंजिबल एसेट है, पर उसकी अकाउंटिंग हमने कभी FAR1 में नहीं सीखी, वो यहाँ सीखेंगे। क्लैरिटी है? चलें जी आगे। फिर कह रहा है बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट का मतलब ये है कि आपने अभी तो सर ये टेंजिबल एसेट्स, कंप्यूटर वगैरह सबकी बात कर ली, पर अगर आप जानवर खरीद के आ गए, गाय बकरे ये सारी चीज़ें, तो इसकी अकाउंटिंग कहाँ होगी? बायोलॉजिकल एसेट्स में। इसका IS कहलाता है IS 41।
IS-41, तो इसकी अकाउंटिंग यहाँ पे होगी। इसके चारे का क्या करना है, जो गाय दूध देगी उसका क्या करना है, वो सारी चीज़ें बायोलॉजिकल एसिड में सीखेंगे। ऐसा ही है सर, अगर आपकी क्लास वीक में 5 डेज होगी, अगर कोई कोर्स जल्दी एंड करना चाहे तो दोनों से पढ़ सकता है। भाई बिल्कुल दोनों से कर सकता है, आपकी विश है कि आप दोनों कश्तियों में सवार हो जाएं, एक ही कश्ती में बैठ के कोने में पहुंच जाएं, आपके ऊपर है। पर ये होता है कि दोनों कश्तियों में टाइम कम होता है बट चीज़ें जल्दी कवर हो जाती हैं। सही है, ये देख लीजिएगा आप। सही है जी, बिल्कुल हो सकता है मलिक, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले बताओ यहाँ तक की क्लैरिटी है? अच्छा अब ज़रा मज़े की बात समझें। जैसे कोई एक मुंशी बच्चा होता है ना, वो बोलता है यार अच्छा 25 से 35 नंबर पहले वाले में, उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। एक होता है ना बच्चा बैठा हुआ घर पे लेटा हुआ देख रहा होगा, पहले वाले में 25 से 35 नंबर है, उसमें कितनी चीज़ें हैं? पर मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया, वो 2 अकेले है ही नहीं, वो इन सब का मिक्स है। बात समझ आ रही है? तो एक बच्चा अगर ये बोले कि मैं बाकी स्टैंडर्ड्स को कटा के जाऊंगा तो वो कर ही नहीं सकता। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि वो सब ऊपर टेस्ट होगा, ऊपर उसकी अपनी इम्प्लीकेशन है, इसकी अपनी इम्प्लीकेशन, तो वो ये करेगा कि ये तो टेस्ट करेगा, साथ साथ वो भी टेस्ट करेगा। तो हमें इसके लिए तैयार होना। खैर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बेफिक्र रहो। जैसे जिसने FR1 मुझसे पढ़ा हुआ उसको ये बात पता है कि कैश फ्लो में भी अगर इतना लेंदी सवाल था तो हमने कि डायरेक्ट सवाल पे कहते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर करके वहाँ पहुँचे थे ना। तो यहाँ पे भी यही करेंगे इंशाल्लाह। तो ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड में यही होगा, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी कि एक एक पेज के सवाल आ रहे हैं, तो वो हमसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है जी, आगे फिर हमने कहा इसके बाद आ रहा है एथिक्स एंड अदर एरियाज। अच्छा, एथिक्स एंड अदर एरियाज के अंदर देखें ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आ रहा है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का बच्चों मतलब ये होता है कि एक इदारे के एक से ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। लेट्स से अगर ARTD का ACCA डिवीजन भी होता, CA डिवीजन भी होता और इंटर कॉमर्स भी होता, तो कितने सेगमेंट हो गए? 3। तो एक इदारे के 3 सेगमेंट्स है, तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए कौन सा IFRS है? IFRS 8। फिर आता है IS 10 एंड 37 कि अगर आप पे किसी ने केस कर दिया तो उसकी अकाउंटिंग करनी है, उसका डिस्क्लोजर देना है, तो वो क्या बताएगा? IS 10 एंड 37, वो वहाँ पे देखेंगे डिटेल में। आगे IFRIC 1, आपको प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग याद है, डिसमेंटलिंग। पर अब तक जो आप लोगों ने हमारे साथ केसेस किए हैं या कहीं से भी केसेस किए हैं, तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का मेरे बच्चों मतलब ये होता है कि एक कॉस्ट जो आपको आगे जाके इंकर करनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज आप PPE में चिपका देते हैं। उस अंदाजे में अगर चेंज हो जाए, इन अ सेंस आप कह रहे थे आगे जाके अब तक खर्चा कितना होना था 1 मिलियन का, तो आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या की होगी? कैपिटलाइज की होगी, और फिर उस लायबिलिटी को ग्रेजुअली ग्रो करवा रहे होंगे हर साल। पर वो ग्रो करवाते थे इस अजम्पशन से कि आगे जाके अभी भी कितने पे करने हैं? 1 मिलियन। पर व्हाट इफ अगर वो एस्टिमेट चेंज हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? वो क्या बताएगा? IFRIC 1। और IFRIC का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी। जो बात IS, ISA, IFRS में नहीं हुई हुई होती है, फिर वो कमिटीज में होती है, तो वो कमेटी IFRS का क्या बन जाता है? पार्ट। बात क्लियर है? तो आज के बाद मैं आपसे पूछूं कि IFRIC 1 किस काम आएगा? जब आपका एस्टिमेट, तो आप बोलेंगे सर वो तो IS 8 में किया हुआ है ना, वो नॉर्मल एस्टिमेट्स थे। ये आपके प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के एस्टिमेट का क्या है? चेंज है। आप मुझे कोई बच्चा प्रूफ कर दे, हमने वहां पे किया ही नहीं है ये एक बार भी। FR1 में किया था? नहीं, FR1 में ऐसी कोई चीज नहीं की कि आगे जाके प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का एस्टिमेट क्या हो जाए, क्योंकि IFRIC 1 आपके कोर्स का वहां पे पार्ट नहीं था, तो वो यहाँ देखेंगे, इसमें कोई मसला। चलें जी आगे। फिर हमने कहा भाई इसके बाद आता रेवेन्यू, IFRS 15। कब आपने कौन सा रेवेन्यू बुक करना है ये कौन बताएगा आपको? एंड इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ स्नैपशॉट भेजूंगा। आज 200 सवाल हैं मेरे बने हुए, तो हम 200 सवाल करेंगे, हमारे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। तो 200 सवाल भी इस तरीके से कि 100 मैं कराऊंगा, 100 आप करेंगे, वो 100 क्या होंगे? होमवर्क्स, वो भी बुक में ही है। और बुक की इस बार खास बात यह है कि जो मेरे होमवर्क्स हैं उसके वीडियो सोल्यूशंस हैं, यानी आपको ये नहीं करना कि सर ये समझा दें, भाई खुद खोल के देख लेना, उसके बाद भी कन्फ्यूजन है तो फिर मैं बैठा हूँ। सही जी, तो ये मैंने एटलीस्ट आपके लिए ये किया है कि मैंने इस बार वीडियो सोल्यूशन उसके डाल दिए हैं। कुछ इन्वेंट्री बनी हुई थी, कुछ मैंने बनाई और फिर वो अपलोड कर दी है ऑनलाइन। मतलब यहाँ तक कोई मसला। वेरी प्रोलिफिक एक्सरसाइज वी आर डूइंग, दैट वी आर डिस्कसिंग द कोर्स आउटलाइन। सही है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, क्लियर है ये? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, सारे बच्चे, बागी भी, जल्दी। क्लियर है? गुड। चलें जी, अब इसके बाद
इनकम टैक्सेस, आप जब अकाउंटिंग करते हैं तो वो किसके हिसाब से करते हैं? IFRS के हिसाब से। टैक्स पे करते हैं किसके हिसाब से? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ये अकाउंटिंग करनी है हमें। IAS 12 में सीखेंगे। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अल्लाह की कसम आज क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सबसे डेडलीस्ट टॉपिक जो बच्चों को लगते हैं ना वो कंसोलिडेशन, डेफर्ड टैक्स ऑफ IFRS 15 और लीजेस। कितने बोले मैंने? आज मैं रिकॉर्ड हो रही है ना, वादा सुन लो तुम्हें सबसे ज़्यादा आसान ये लगेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत काम किया है, मेरा दिन रात का काम है ये, तो मुझे पता है। तो आपको ये 4 के 4 टॉपिक में सबसे आसान करके कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी, यानी अगर आपके सवाल मुश्किल तरीन भी आ जाए तो आपको एटलीस्ट आता होगा। सही जी, तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। खैर IAS 21 ये आपने शायद शुरू भी किया हुआ कुछ बच्चों ने, तो IAS 21 है भाई फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड, कि अगर आपने बाहर एक्सपोर्ट किया, बाहर से कुछ परचेज किया, बाहर से कुछ खरीदा है, तो उस पर एप्लीकेशन किसकी होती है? IAS 21 की। यानी अगर मैंने बाहर सेल की पाकिस्तान के बाहर, तो हमारी फंक्शनल करेंसी अलग है और प्रेजेंटेशनल करेंसी अलग है, तो इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, हम जब करेंगे तब देखेंगे। अदर एरियाज है कंपनीज एक्ट। आप जब पाकिस्तान में अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स बनाने के लिए आपके ऊपर, सबके ऊपर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लगती है वो कहता है आप एक, तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। आज आपने पीपी का नोट बनाया था मेरे साथ, पीपी के नोट के अंदर ओपनिंग आता है, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन का रिवर्सल, रीवैल्यूएशन, ऐसा ही है। फिर वो बोलता है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट बताओ कि अगर एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ होता तो क्या होती है अमाउंट। ये डिस्क्लोजर का पार्ट है, बट ये रिक्वायरमेंट किसकी है? IFRS की। ये रिक्वायरमेंट किसकी है? अच्छा अब जब आप जाहिर सी बात है बड़े हो गए हैं, FAR 2 में आ गए हैं, तो वो बोलते हैं बेटा कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज एक्ट भी लगेगा। वो कहता है पीपी के नोट के अंदर आप ये बताओ कि आपका ऑफिस कहां पर है। आप बोल रहे हो ना बिल्डिंग है, उसका जगह बताओ कहां पर है, कितने एरिया पे मुश्तमिल है, कितने एकड़ पे, किस काम के लिए यूज हो रही है, एडमिन का स्टाफ बैठा हुआ है, सेल्स का स्टाफ बैठा, सब बताओ। पर ये रिक्वायरमेंट किसकी है? कंपनीज एक्ट की है। तो अच्छा अगर एक बच्चा, मैं क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ आज, क्योंकि मैं तुम्हें कोशिश ये करूंगा कि साथ साथ याद भी करा दूं ये, क्योंकि कितना याद कर लोगे, अकाउंटिंग का पेपर है ना, थ्योरी तो है नहीं, तो हम लॉजिकल वे में लेके चलेंगे। अच्छा अब एक बच्चा है वो सिर्फ अकाउंटिंग करके आ गया और नीचे सवाल में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर दी कंपनीज एक्ट। तो क्या तुम्हें IFRS और कंपनीज एक्ट दोनों फॉलो करना है? यस। कंपनीज एक्ट इटसेल्फ कहता है कि IFRS फॉलो करो प्लस ये फॉलो करो। तो एक बच्चे ने अगर 25 नंबर का सवाल है, एक बच्चे ने अगर IFRS की डिस्क्लोजर बना दी, क्या उसको नंबर मिलेंगे? आधे। और आधे नंबर ऐसी प्रीवियसली एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे कह रहे हैं सर उसने तो FS बोले थे, मैंने बना दिए। मैंने कहा बेटा आगे देख क्या लिखा हुआ है, एज पर कंपनीज। तो बोला सर अगर नहीं बनाया तो 2 नंबर कटेंगे ना। मैंने कहा 2 नहीं बेटा, आधे, क्योंकि आधी रिक्वायरमेंट किसकी थी? कंपनीज एक्ट की, और आधी थी IFRS की। IFRS के हिसाब से बेटा तू चिपका के तो आ गया, जो एडिशनल डिस्क्लोजर है वो यही तो चाह रहा है कि जब तुम फर्म में जाओ तो तुम्हें पता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें कंपनीज एक्ट के जुमरे में। तो हमने ये किया हुआ है कि भाई हमने उसको फैलाया हुआ सवालों के अंदर, तो वो खुद ही याद हो जाएगा। यानी जब मैं पीपी का डिस्क्लोजर आपसे बनवाऊंगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एम्बेड कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और बातों में डिस्कस भी करेंगे कि भाई बताओ इसमें और एडिशनल डिस्क्लोजर्स क्या आते हैं। और 1-2 बार तो उसने भाई ने ऐसा सवाल पूछा है, उसने बोला कि भाई आप सिर्फ ये बता दो, 8 नंबर का सवाल दिया, आप सिर्फ ये बता दो कि एडिशनल डिस्क्लोजर्स क्या क्या आते हैं, इंग्लिश में लिख के दे दो। तो 8 मार्क्स उसके थे, तो फ्री के नंबर थे। तो सब्जेक्ट टू बच्चे को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो डिस्क्लोजर्स हैं वो एडिशनल हैं एज कम्पेयर टू IFRS। बात क्लियर है यहाँ तक? पक्की बात है। सर जी ऑन एवरेज कितनी ड्यूरेशन का लेक्चर हुआ करेगा? अच्छा देखो ड्यूरेशन तो मेरी ऑब्वियसली 1-1.5 घंटा ही होगी, मैक्सिमम 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं क्लास की। सही है? राना अली क्लियर है भाई? अच्छा भाई आपके सामने की बात है, मैं आज पहली क्लास में कह रहा हूँ कि मैं ये टाइम कंसिडर नहीं करूँगा। ये बच्चे ने पूछा था कि एक क्लास कितनी देर की होगी, इसने ये नहीं पूछा था कि कब तक चलेगी। सही है ना? कब तक इन द सेंस कि भाई 2 तरीके हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि आई कंसिडर दिस टीचिंग एज अ इबादत। तो इबादत में बंदा कोई गलती नहीं कर सकता ना। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने तब तक पढ़ाना जब तक मैं ये डिसाइड कर लूँ, आप नहीं, मैं डिसाइड कर लूँ कि आपको आ गया। और ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम करेंगे सवालात सब एक ही पेज पे होगी, यानी कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा इंशाल्लाह क्लास के अंदर जो मुझे बोले कि मुझे आ नहीं रहा। डिफ़िकल्टी सबकी ख़त्म होगी।
सही है जी। तो टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं है हमारा, हमें पूरे 100 नंबर अचीव करने हैं, इंशाल्लाह गोल्ड मेडल भी लाना है, जो भी मेहनत करेंगे। पढ़िए कि प्रैक्टिस के साथ। FAR2 का बता दूं, FAR1 आपने दिया होगा, और मैं आपको बता दूं बाय लक आपका पेपर आसान आया था, बाय लक आपका पेपर आसान भी आया था, तैयारी भी अच्छी थी, हल्का सा एग्जामिनर घुमा था ना, तुम लोगों को समझ आ जाती। FAR2 इज अनदर लीक, ये आपकी सोच है। तो FAR2 क्योंकि खुद देखो इसके बाद CA फाइनल है, इसके बीच में तो कोई अकाउंटिंग का पेपर नहीं है ना, तो आपको क्या लगता है वो हल्का हाथ रखेगा या भारी रखेगा? भारी। तो ये याद रखना, हमें हर एक एक्सपेक्ट को कवर करना है और पास पेपर से आगे जाना है। तो मैं अगेन बता दूं, मेरी बुक के आपको 100 सवाल मिलेंगे, 150 सवाल मिलेंगे, 200 सवाल मिलेंगे। वो सिर्फ सवाल देने का मकसद ये कि तुम प्रैक्टिस करो, उसमें से आधे मैं करा दूंगा, आधे तुम्हें करने हैं, और उसके भी सोल्यूशंस हैं, वीडियो सोल्यूशंस, तो उसमें तुम मुझे एक स्टेप भी पीछे नहीं पाओगे। सही है जी। या प्रीवियस अटेम्प्ट की बुक इसलिए यूज़ नहीं करो क्योंकि मैंने रिवैम्प कर दी है। सही है। हाँ, प्रीवियस अगर खरीदने का इशू है तो प्रीवियस अटेम्प्ट की बुक यूज़ करो, फिर जो नए पेजेस हों किसी दोस्त से लेके कॉपी करा लेना, ये कर सकते हो। बट अगेन अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर लो, आज रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि सर FAR2 का पासिंग रेशियो FAR1 से ज़्यादा अच्छा क्यों है? इसलिए क्योंकि वो जो धक्के खा के फेल हो रहे होते हैं ना, वो भी एक साथ पास होते हैं, तो रेशियो आपको इसलिए अच्छा लगता है। यानी भाई फेल हुए पीछे जमा होता है, पास होता है, जमा होता है, पास होता है। सही है। और ये तुम्हें रेशियो तब से अच्छा लगेगा जब से एक टीचर ने पढ़ाना शुरू किया था 2017 से। सही है। चलें जी। अच्छा, और एक और चीज़ सुने, एक बच्चे ने यहाँ पे लिखा है, फिजा ने, कि सर ICAP की बुक परचेस करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ICAP की PDF डाउनलोड कर लो ना, ICAP की वेबसाइट पे जाके आप PDF डाउनलोड कर लें, और मैं आपको बुक रीडिंग भी करा दूंगा कि भाई बुक में यही ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। सही है। तो उस पर खर्चा नहीं करें ICAP की बुक के ऊपर। मेरी रिकमेंडेशन ये, क्या खरीद सकते हैं तो खरीद लें, मना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको भाई हार्ड कॉपी में रीड करने की आदत होती है, तो वेल एंड गुड, आप करें। पढ़िए कि अगर आपको अननेसेसरीली खर्चा नहीं करना तो आप सिंपल डाउनलोड कर लें जाके। सही है। PDF में रखें, मोबाइल में देखें, आप स्टैंडर्ड्स बाय करने की नीड नहीं है। सही है। सब पूछ सकता है अम्मार, हम एक एक करके सब करेंगे। सही है। फिजा क्लियर है बात? अम्मार क्लियर है? अली क्लियर है? चलें जी, ओके। हम शुरू कर लेते हैं अपना पहला स्टैंडर्ड, जिसका नाम है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सही है जी। अच्छा भाई, एस आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9 कि हम बात तब करेंगे जब हम ये देखें कि भाई जब बात हो रही होगी इन्वेस्टर की। यानी लेट्स से अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे हम दो लोगों की बात करेंगे, पहला यहाँ पे कौन लिखा हुआ है देख के बताएं स्क्रीन पे, इन्वेस्टर। दूसरा यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, इशूअर। अब जरा एक एक करके मेरी बात को आप फोकस होकर सुनेंगे, और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट और इल्तिजा होगी, इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो आपने हाथ के हाथ मुझसे पूछना है, हम एक एक नोटिंग करेंगे, समझेंगे। देखो यार, मुझे बताओ, अगर मेरे पास पैसा मौजूद है, यानी अगर मेरे पास कैश मौजूद है, तो क्या मैं उसको आइडल रखूंगा या उसको इन्वेस्ट करूंगा? अच्छा, इन्वेस्ट करूंगा। आप बहुत सुकून से समझना, इन्वेस्ट करूंगा या तो मैं किसी कंपनी के क्या परचेज करूंगा, शेयर्स परचेज करूंगा। अच्छा, जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करूंगा तो मैं इसको कहता हूं, इसकी जबान में क्या भाई, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यानी जब मैं ये जार्गन यूज करूं या आप मार्केट में कहीं जाएं तो कोई बोले कि भाई इस कंपनी ने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो ये क्या है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। अच्छा भाई, हमने कहा दूसरी चीज, ये तो पहली हो गई। दूसरी चीज, ये मैंने लिखा है सर यहाँ पे डेट इन्वेस्टमेंट। अब इसका ज़रा मतलब समझ लेते हैं। डेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि मैं जिस कंपनी को पैसे दे रहा हूँ वो कंपनी मुझे अपनी कंपनी का मालिक नहीं बना रही। यानी लेट्स से आज अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूँ तो मैं उस कंपनी का क्या बन जाऊँगा, शेयर होल्डर, मालिक। आप यूँ कहें कि हम मालिक बन जाएंगे, ऐसा ही ना, हम क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। पहली चीज़ तो मैंने क्लियर कर ली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझो, मैं गया, सामने वाली कंपनी कह रही है मुझे पैसे चाहिए, मैंने कहा सही है भाई पैसे ले लो, मुझे शेयर्स दे दो। बोलिए शेयर्स भी नहीं देने, मैंने कहा फिर क्या दोगे भाई,
पैसे दे रहा हूँ तो आप मुझे अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाओ ना, मालिक बनाओ। बोलिए नहीं भाई मालिक वालिक नहीं बनाना, हमारी कंपनी के डिसीजन मेकिंग हम खुद करते हैं, हम आपकी पार्टिसिपेशन नहीं चाहते, फिर भी उसको पैसे चाहिए। तो इनके पास एक रास्ता होता है सामने वाली कंपनी के पास कि वो क्या करें, अपने शेयर इशू करने के बजाय डेट सिक्योरिटीज इशू करें। कौन सी सिक्योरिटीज? डेट सिक्योरिटीज। अच्छा भाई, यानी सर समझने की बात यह है कि जब उसने डेट सिक्योरिटी इशू की तो वो जाहिर सी बात है, जब उसने क्या किया, कागज का पन्ना लिया जिसको हम लीगल पेपर कहते हैं, सही है जी, हम कह रहे हैं ये लीगल पेपर है, इसके ऊपर लिखा होगा ये बॉन्ड है, और एक बॉन्ड कितने का है? 100 रुपए का है, और मुझे इसने इशू किए हैं कितने? 10,000 बॉन्ड्स। तो मैंने इसको कितने पैसे दिए होंगे? हाँ भाई 1 मिलियन। तो मैंने सामने वाले के पास इन्वेस्टमेंट कर दी कितने की भाई? 1 मिलियन की। अच्छा बट ये 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को मैं कौन सी इन्वेस्टमेंट कहूँगा? डेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा जब डेट इन्वेस्टमेंट कहूँगा मेरे बच्चों, तो जाहिर सी बात है मुझे इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा और उसका नाम होगा इंटरेस्ट। बात समझ आई? अच्छा तो जब मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड, या यू कैन से कैपिटल गेन। ये बताता हूं भाई, आपने शेयर्स खरीदे, आपने शेयर खरीदा 25 रुपए का और वो शेयर की प्राइस हो गई 32, तो क्या ये कैपिटल गेन है? ऐसा ही है ना, यानी आपने 25 का खरीदा, वो हो कितने का गया? 32 का। तो देखो सवाल ये है कि भाई आप इन्वेस्टर किस तरीके के, क्योंकि देखो ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, मुझे यहाँ पे कितने लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है? 2। पहला, दूसरा। अच्छा अब इशूअर के लघवी मायने समझते हैं, क्योंकि मैं आगे जाके इशूअर कह रहा होता तुम बोलते पता नहीं क्या कह रहा है। इशूअर का मतलब है वो बंदा जो सिक्योरिटी इशू करेगा। साथ साथ बोलोगे, इशूअर का मतलब क्या है? वो बंदा जो सिक्योरिटी इशू करेगा। अच्छा सिक्योरिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इक्विटी सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी। साथ साथ बोलोगे इक्विटी सिक्योरिटी, यानी तुम खुद पे रख के देखो, तुम बोलो भाई तुम्हें लोगों से पैसे चाहिए, या तो तुम अपनी कंपनी के शेयर्स दोगे या तो डेट सिक्योरिटी। अच्छा डेट सिक्योरिटी भी एक कागज का पन्ना है, शेयर भी एक, पर शेयर का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी, डेट सिक्योरिटी का मतलब है हिस्सेदारी नहीं है। आज मैं उससे पैसे ले रहा हूं, बात समझिएगा, आज मैं उससे पैसे ले रहा हूं, डेट सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, आज मैंने उससे पैसे लिए, लिख के दे दिया मैं तुझे 10% का सूद दूंगा तब तक जब तक ये पैसे वापस नहीं आते। जबकि डिविडेंड के केस में कमिटेड नहीं होता, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। ये तो आपको याद है ना ईपीएस में भी कि डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ऐसी बात है जब हम बैठे होते हैं बिजनेस को असेस करते हैं, फिर देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तुम लोग सब मुझे बताओगे, एक बंदा है जो कि रिस्क नहीं लेना चाहता कि मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो वो कौन सी सिक्योरिटी में डाल दे? डेट सिक्योरिटी में। उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट है ना, वो तो फिक्स है। बात समझ आ रही है? अच्छा एक बंदा है बोलता है नहीं भाई रिस्क लेंगे रिटर्न भी ज्यादा होगा, प्राइस ऊपर भी जा सकती है, तो वो कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा? इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यानी सर अब अगर मैं कंक्लूजन करूं यहाँ पे हल्का फुल्का, तो क्या आप इस बात पे सब एग्री करते हैं कि इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन 2 सिक्योरिटीज, इक्विटी एंड डेट? इक्विटी, इशूअर कैन इशू 2 सिक्योरिटीज, इक्विटी एंड डेट। अच्छा सर इतनी लंबी करने का मकसद ये था कि हम यहाँ पे 2 लोगों की और 2 इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग सीखेंगे। वापस से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, अभी देखो आगे डेफिनेशन है पूरी, यहाँ बताने से पहले बता रहा हूँ, वापस सुनना है। यहाँ पे मेरे बच्चों हम कितने लोगों की अकाउंटिंग सीखेंगे? इन्वेस्टर। फिर ये सीखेंगे कि इन्वेस्टर जो है वो 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इक्विटी या डेट। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो अकाउंटिंग क्या होगी, क्या अभी तक सिखाया? या हम जार्गन्स पे काम कर रहे हैं? जार्गन्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सवाल में लिखा हुआ देखिए इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन इक्विटी सिक्योरिटी, तुम बोलोगे पता नहीं क्या चल रहा है। समझने की बात है। मैंने कहा क्या इन्वेस्टर डेट सिक्योरिटी परचेज कर सकता है? सवाल में लिखा होगा, सवाल में लिखा हो कंपनी परचेज 10,000 बॉन्ड्स ऑफ XYZ कंपनी, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? डेट सिक्योरिटी। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अच्छा जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है उस पे क्या मिलेगा? डिविडेंड। अगर मिला तो
अगर मिला तो बात है। और क्या कैपिटल गेन हो सकता है, तो उसकी अकाउंटिंग भी सीखनी है। तो यानी सर लमसम बात यह है कि IFRS 9 के अंदर आज के बाद मैं आपसे पूछूं क्या इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीखेंगे, यस। और इन्वेस्टर कितने तरीके की इन्वेस्ट करेगा, तो फिर 2 तरीके की अकाउंटिंग सीखनी है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की और डेट इन्वेस्टमेंट की। अच्छा अब इशूअर पे आ जाओ, इशूअर कितनी सिक्योरिटी इशू करेगा, 2। तो अगर वो इक्विटी सिक्योरिटी इशू करेगा तो उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, अगर वो डेट सिक्योरिटी इशू करेगा तो उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। ये इंटरेस्ट इनकम बुक करेगा, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेगा, तो वो दोनों अकाउंटिंग कैसे होगी वो एक समस्या है जो हम आगे सुलझाएंगे। यहाँ तक कोई मसला? इसको जल्दी से कॉपी कर लो, पहली स्लाइड को जल्दी से। ये बंदे नहीं बनाना, बस इन्वेस्टर इशूअर लिख लेना। हाँ जी ऑनलाइन वालों, क्लियर है यहाँ तक? गुड। ओके सही है। स्क्रॉल डाउन करूँ उसको? इसका भी लिख लीजिएगा कि जब ये शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है तो वो शेयर इशू करेगा, जब ये डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा तो वो डेट सिक्योरिटी इशू करेगा। हाँ जी यहाँ तक हो गया जानी? अच्छा भाई अब हम चलते हैं, पक्का कर लूँ आगे? ओके जी, अब हम चलते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक MCQs का एरिया भी कवर करना है, तो मैं आपको लिटरल IFRS के मीनिंग से गुजारूंगा। तो आप अगर बुक भी खोल के देखेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि भाई हाँ यार ये हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। खैर आगे वो कहता है कि भाई आप IFRS 9 में घुस गए, तो IFRS 9 का नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा ही है ना? IFRS 9 का नाम ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। वो कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तब कहलाएगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। जब कोई क्या हो भाई? कॉन्ट्रैक्ट हो। देखो यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट कर दिया, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अब आगे सुनना, तुम कनेक्टेड रहो कि मैंने पूरी कहानी इसलिए सुनाई थी कि डेफिनेशन समझ है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो के राइज देगा फाइनेंशियल एसेट को किसी एक पार्टी के लिए, फाइनेंशियल एसेट को किसी एक पार्टी के लिए। अच्छा प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे अटेंशन बनाए रखना, क्योंकि वो जितना टेक्निकल जा सकता है वो हर टेक्निकलिटी को कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन एज वेल। आज की पूरी क्लास डेफिनेशन में निकल जाए मुझे कोई गम नहीं है, अकाउंटिंग सीखेंगे आगे। पहले अपनी ग्रिप पक्की कर लेते हैं कि है क्या चीज। खैर वापस बोल रहा है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट बने। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट बने। अच्छा मैंने बोला भाई जब इतना बता रहे हो ये भी बता दो फाइनेंशियल एसेट होता क्या है।
फिर उसकी डेफिनेशन में गया मैं किसकी, फाइनेंशियल एसेट की। वो कहता है फाइनेंशियल एसेट होता है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव कैश और कैश इटसेल्फ। अब देखो तुम्हें प्रूफ करता हूं कैसे। मैंने कहा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे मेरा फाइनेंशियल एसेट बने, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे मेरा, अच्छा जिससे मेरा फाइनेंशियल एसेट बने, फाइनेंशियल एसेट के वर्ड को रिप्लेस कर दो, एक ऐसा एसेट जो मेरी किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनाए, और उसको अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए तो क्या मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हुई है? तो वो यही तो बता रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट। और बोलता है फाइनेंशियल एसेट कौन सा होता है? किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना एक फाइनेंशियल एसेट है, एसेट तो है ना, पर वो किस नेचर का है? फाइनेंशियल नेचर का। पहले तो बात समझ आई। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आप लोगों की अगर आज्ञा हो तो ये हो गई मेरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आई यहाँ तक? अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट। अच्छा आज के बाद तुमसे बोले कोई फाइनेंशियल एसेट में क्या आता है, आप बोलोगे शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। कोई बोले शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी क्या होता है, तो आप बोलना किसी कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट। खत्म हो गई बात, ये आ गया यहाँ पे। आओ एक और चीज देखते हैं। फिर वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू राइट टू रिसीव कैश, डेट सिक्योरिटी। किसी को उधार दिया हुआ है ना, उससे क्या लेने हैं? पैसे। पर है तो टेक्निकली मेरी इन्वेस्टमेंट ही ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां पे हम लिखेंगे डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट। और जो मेरे पास कैश मौजूद है वो तो है ही सेल्फ कौन सा एसेट? फाइनेंशियल एसेट। पहले तो बात समझ आई। तो यानी अब आगे वापस सुनिएगा। अब वो कह रहा है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको मैं अगर करूं तो एक बंदे के लिए क्या बन जाए? फाइनेंशियल एसेट बन जाए। फाइनेंशियल एसेट कैन बी इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एसेट कैन बी डेट इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लैरिटी है? आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा फोकस के साथ। फिर मैंने कहा फॉर वन पार्टी तक तो क्लियर है। अब ऑनलाइन वालों अगर आप इजाजत दें तो यहां तक क्लियर है, वन पार्टी। एक हिस्सा हमने कर लिया, अब डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा देख लेते हैं, जल्दी बताओ। वेरी गुड, आगे सुनो। फिर बोल रहे एंड, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली क्या होनी चाहिए? मीट होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। एंड इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर, बोला अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं तो एक बंदे के लिए वो क्या बन जाए? फाइनेंशियल, और दूसरे के लिए वो इक्विटी का सबब बने या लायबिलिटी का सबब बने। इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी दोनों क्लियर हो गया। और अच्छा अब तुमने बता दिया ना, मजा आ जाएगा। पहली पार्टी कौन है? पहली पार्टी कौन है? इन्वेस्टर। वेरी गुड यार, बेहतरीन। दूसरी पार्टी कौन है? इशूअर। तो यानी बात कितने लोगों की? मैंने शुरू यहां से किया था। अब मैं डेफिनेशन भी लाता, बोलो वन पार्टी फाइनेंशियल एसेट, सेकंड पार्टी ये, तो तुम बोलोगे पता नहीं क्या है। अब बात समझ आ गई? इन्वेस्टर, इशूअर। वन पार्टी इन्वेस्टर, अनदर पार्टी इज इशूअर। एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरे बंदे के लिए इक्विटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लिक हो गई अलॉन्ग विद द लॉजिक। बात क्लियर है? चलें, अब जब ये आपको क्लियर हो गया तो आज के बाद मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या आता है? शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव कैश और कैश इटसेल्फ। अच्छा, और इशूअर के केस में इक्विटी इशुएंस तो शेयर की इशुएंस हो गई। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे, क्या आपको पे करना है। सही है? अच्छा, अब एक मासूम से टेस्ट लेता हूं आपका। अगर आपने ये कॉपी कर लें पहले डेफिनेशन को और इसको, फिर मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं सिर्फ इसके ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर। बाकी कहानी तो दूर है अभी, यहीं पे ख़त्म की थी कहानी हमने। सही जी। अब टेस्ट आपका ये है कि आपने, जिससे पूछूंगा वो ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं बहुत फोकस के साथ, क्योंकि आज तक एग्जामिनर ने ऐसा सवाल नहीं किया। एग्जामिनर सवाल कर सकता है और वो सवाल ये हो सकता है कि वो आपको बोलेगा बताओ ये एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। तो आप तैयारी करके जाएंगे बेसिक अकाउंटिंग की, वो पूछ लेगा टेक्निकल, तो आप फंस गए वहाँ पे। तो उस एक्सपेक्ट को कवर कर रहे हैं। रेडी है भाई? चला दूँ? जिससे पूछूंगा वो हाँ आपने सोच लेना है। ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं सिर्फ। हाँ भाई, प्रीपेड रेंट। हाँ जी, प्रीपेड रेंट। हाँ जी, आप बताओगे यानी प्रीपेड रेंट क्या मेरा एसेट है? बताओ बताओ, आप बताओ। प्रीपेड रेंट क्या मेरा एसेट है? यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं हाँ जी। तो क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? नहीं है।
एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है नहीं है? हाँ जी, नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही बोला। इसने बोला सर ये प्रीपेड रेंट जो है ना, ये एसेट तो है पर ये अल्टीमेटली एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, पीएनएल में जाएगा, इससे बाद में पैसा नहीं आएगा। तो राइट टू रिसीव कैश भी नहीं है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी भी नहीं है, तो इसलिए ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। देखो ये एक्सरसाइज कराने का मैं सिर्फ तुम्हें मकसद बता रहा हूँ। मैं बाखुदा मैं पहली क्लास में तुम्हें अकाउंटिंग एंट्री बनाता हूँ, तुम बोलते हो डेबिट क्रेडिट चल रहा है, बट अगेन हमारा मकसद यहाँ पर अकाउंटिंग के साथ प्रॉपर रिपोर्टिंग के मतलब सीखना है कि रिपोर्टिंग असल में है क्या, स्कोप में क्या आता है। तो प्रीपेड रेंट, अच्छा तुम्हें एक और मजे की बात बताता हूँ, जब तुम फर्म में जाओगे ना तो पीछे पूरे डिस्क्लोजर बनते हैं IFRS 9 के, जिसमें कहता है बताओ आपकी कंपनी में कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट हैं। बच्चे पता है क्या बेवकूफ़ी करते हैं, सारे एसेट्स को चिपका देते हैं। क्या हर एसेट फाइनेंशियल एसेट है? या वो जो राइट टू रिसीव कैश है, या शेयर्स ऑफ, या तो कैश इटसेल्फ। तो कोई आपसे पूछे प्रीपेड रेंट फाइनेंशियल एसेट क्यों नहीं है, बोलो भाई डेफिनेशन में नहीं आता। फाइनेंशियल एसेट का मतलब है लिक्विड, पैसों की मद में हो। तो मैं कह रहा हूं क्या ये प्रीपेड रेंट से मुझे पैसे मिलेंगे या पैसे मैं उल्टा दे चुका हूं, उल्टा ये एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। तो ये एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा तो क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? नहीं सर, ये नॉन फाइनेंशियल एसेट है। कौन सा एसेट है? नॉन फाइनेंशियल एसेट। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सर हमारे पास ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। रीजन, दिस विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर। यहाँ तक कोई मसला? पक्की बात है, आगे चलते हैं। अगला, अब जिससे पूछूंगा वो जानी तुम बताओगे सबसे पीछे आप, हाँ सोच के बताना। अनअर्न्ड इनकम क्या मेरी लायबिलिटी है? सोच के बताओ, गलत सही वैसे भी जैसे भी, अब तो पहली क्लास है हमारी। हाँ जानी, क्या अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी है? बोलो बोलो जानी जल्दी। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं लायबिलिटी। आवाज़ नहीं आ रही आपकी? नहीं नहीं, खाली आप इस बात का जवाब दो, लायबिलिटी है नहीं है? है चलो है, लायबिलिटी है। चलें जी, अब दूसरा सवाल। अब आप बताओ, सही बताना, फाइनेंशियल लायबिलिटी है नहीं है? रीज़न दे दो, आज तुम ही बता दो जल्दी। अच्छा, यानी ये सर कह रहे हैं कि ये मेरी जेब से पैसा नहीं जाएगा, ये इनकम में कन्वर्ट, एक्सपेंस नहीं, गलत, वो मेरी वाली बात फिर रिपीट कर रहे हो, इनकम में कन्वर्ट होगी ये किस में कन्वर्ट होगी? मैं अल्लाह की कसम एग्जामिनर हूं ना, मैं सवाल ऐसे पूछूं, बच्चा कर क्या है? यस, ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है, जेब से पैसा नहीं जाएगा, उल्टा ये किस में कन्वर्ट होगी? इनकम में। यानी अब एक बात कहें, इस लायबिलिटी के अगेंस्ट में मुझे सर्विस देनी है ना कि पैसे, तो क्या ये ऑब्लिगेशन टू पे है? तो क्या ये मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है? नहीं। अब खुद बताओ, एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो आपका दिमाग चलना चाहिए। मैं तभी कह रहा हूँ, अगर मैं इस बात को यहाँ ले जाऊँ ना तो गेम्स अलग हैं FAR 2 के। आप अकाउंटिंग को अकाउंटिंग के तरीके से समझें कि वो पूछ क्या रहा है, क्या रहा है। बेसिक अकाउंटिंग तो कोई भी कर लेगा ना, डेबिट क्रेडिट चल रही तो भाई लॉजिकली समझते हैं। तो पहले बताओ सारे बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात है? तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी, एक साथ बता दो क्यों नहीं है? ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है। तो वो आपसे एग्जामिनर, अब खुद सोचो, वो आपको डब्बा बना के दे, अनयूजुअल सवाल आ जाए पहले पेज के ऊपर, बच्चा करके क्या डेबिट क्रेडिट। अब वो पहले सवाल पे पूछे, बोलेगा ये एसेट्स हैं, प्लीज डिफाइन वेदर दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज और नॉट। फिर आगे रीजन पूछे, तो भाई इसके लिए लिखोगे ना, दिस इज नॉट ऑब्लिगेशन टू पे, वो राइट टू रिसीव कैश नहीं था, तो लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो बताओ लॉजिकली समझेंगे, एंट्रीज पे जाएं, लॉजिकली समझ लेते हैं। चलिए जी आगे। ओके गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन वालों बताओ यहाँ तक कोई मसला जल्दी से? तो हम देख लेते हैं कि ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से। क्लियर है? ओके, अगला टेस्ट। हाँ भाई, ट्रेड पेएबल क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है?
अब क्यों कह रहे हो है? वेरी गुड, ऑब्लिगेशन टू पे। यानी अब हम आ गए ट्रैक के ऊपर, पहले इधर उधर हुए, अब सब एक साथ हो गए। मैंने क्या कहा था, एक वक्त आएगा जब साथ हो जाना। तो यानी सर आप कह रहे हैं कि ये है ऑब्लिगेशन टू पे। यस, सही है जी। चलें जी आगे, अगला बैंक लोन। मैंने लोन लिया हुआ है, क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? पक्की बात है, ऑब्लिगेशन टू पे, बिल्कुल सही। अच्छा आप बताओ, वैसा सवाल आ जाए तो हम मस्त कर लेंगे बिल्कुल आराम से, हमें पता है कि फाइनेंशियल एसेट है, लायबिलिटी है या नहीं है। चलो आगे थोड़ी सी कठिनताएं आपके लिए बढ़ाते हैं। शेयर कैपिटल क्या एक्विटी है? एक्विटी है ना, तो हमने कहा कि भाई एक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। यस बिल्कुल है। मतलब ये तो बहुत बेसिक बात थी, हमने कहा इसको जब कवर कर रहे हैं तो हर एक एस्पेक्ट को कवर करें। हाँ भाई, अब इन्वेंट्री, मुजम्मिल मना कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल एसेट है? नहीं, गलत 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 गलत, ये सेल्फ कैश में नहीं है, ये बिकेगा, इसके अगेंस्ट में जो रिसीवेबल आएगा वो होगा, यानी ये आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है। रिसीवेबल होता तो फाइनेंशियल एसेट होता। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री पहले बिकेगी, फिर उससे कैश आएगा ना, वो होगा फाइनेंशियल एसेट। सही है जी। तो यानी आपने ये बड़ा मोहतात होकर चलना है कि कौन सा चीज़ फाइनेंशियल एसेट है, कौन सा नहीं, यानी जो अल्टीमेटली कैश में चली जाएगी, यानी आखिरी जो उसकी डेस्टिनेशन है वो कैश है। सही है ये। चलें जी, यानी हम कह रहे हैं, सब कंक्लूजन कर रहे हैं कि फाइनेंशियल एसेट नहीं है, नॉट अ राइट टू रिसीव कैश। बात क्लियर है? अच्छा आप किसी को, चलो इसको यूं भी समझते हैं, इन्वेंट्री लेके आप किसी को कंधे से पकड़ो, गुद्दी से बोलो मेरे को पैसे दे, बोलेगा भाई क्यों दूं, राइट तो नहीं है ना तुम्हारा, जबरदस्ती तो नहीं बेचोगे, तो राइट टू। अच्छा किसी से उधार लिया, किसी ने आपसे उधार लिया हुआ है, क्या उसको गुद्दी से पकड़ के बोल सकते हो पैसे दे? यस, यू हैव अ राइट टू रिसीव कैश। अब अल्टीमेटली तुम बोल रहे हो नहीं तू इन्वेंट्री खरीदेगा मुझसे, बोलेगा क्यों खरीदूंगा भाई, बोले नहीं मुझे प्रूफ करना है कि राइट टू रिसीव कैश है, ऐसा तो नहीं है ना। चलें जी आगे, हमने कहा अगला गेम, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्कुल सुकून सुकून से मैंने बोला है। अच्छा भाई जल्दी बताओ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है? तो शेयर्स है, ये इक्विटी नहीं है, रिडीमेबल है सर। वो अगर FAR 1 में हमने EPS पढ़ा ना, तो उसके आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, डेट सिक्योरिटी होती है, इक्विटी नहीं होती है। तो ये मुझे पैसे वापस करने हैं, तो वापस करने हैं तो ये ऑब्लिगेशन टू पे है। तो हमने कहा कि सर वेरी गुड, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट बड़े बेहतरीन है इसमें, ये डेट सिक्योरिटी है। सही है जी आगे। अच्छा ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे सवालात में अगर तुमने कंक्लूड गलत किया तो अकाउंटिंग भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे जी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी डेट, इक्विटी हमने कहा, चलें जी भाई, हमने कहा इक्विटी स्टिल विद इन द अम्ब्रेला ऑफ IFRS 9, स्टिल विद इन द अम्ब्रेला ऑफ, पर यू नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी और डेट। चलें जी, हमने कहा कि भाई रीजन है विल नॉट बी रिडीम, दिस इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो हमने ये सारी चीज़ें, अच्छा मैंने हर एक पॉसिबल केस कवर किया, जो भी आ जाए वो इसमें से आ जाएगा। आगे हाँ भाई, टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी, हाँ जानी, फाइनेंशियल लायबिलिटी जल्दी बताओ, है या नहीं है? मैं कहता हूँ नहीं है। नहीं, रीजन सही वाला दो। नहीं गलत, ऑब्लिगेशन टू पे वैसा तो लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, गवर्नमेंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सोचें, अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर अनदर पार्टी, बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर दैट वेदर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट और लीगल। तो मैं ऑब्लिगेशन मना नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ ऑब्लिगेशन है, पर लीगल ऑब्लिगेशन है, तो इसीलिए ये IFRS 9 के एम्बिट से बाहर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्लिगेशन नहीं है, बाखुदा ऑब्लिगेशन है, पर ये IFRS 9 वाली नहीं है। पहले तो बात समझ आई कि खुद देखो भाई, देखो मैं तुम्हें इसकी बेसिक एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ ना,
एक क्लाइंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेटर आया था हमें SECP से, रेगुलेटर से। अब जब IFRS 9 नया नया आया ना, तो रेगुलेटर ने हमें लिखा कि आपने डिस्क्लोजर गलत डाले हुए हैं। अच्छा, मैंने इसमें से ना ये टैक्स पेएबल हटा के दिया था। अब मेरा तो दिन रात का यही काम है ना, सोता मरना जीना सब यही अकाउंटिंग है। मैंने हटा के दिया था, रेगुलेटर से लेटर आया कि आपने डिस्क्लोजर गलत दिए हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा यह गलती हो गई, मेरे लिए शर्म की बात है, कैसे गलती हो गई। पार्टनर ने मुझे बुलाया, बोलते यार आकाश तुमने गलती की है। मैंने कहा सर मुझे तो पता लगे गलती क्या की है। बोल रहे हैं आपने टैक्स पेएबल को IFRS 9 के नोट में नहीं डाला। क्या बोला? टैक्स पेएबल को IFRS 9 के नोट में नहीं डाला। ये कौन कह रहा है मुझे? वो जो लेटर आया है। मैंने बोला सर मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग करने गए, मैंने बोला भाई मुझे एक बात बताएं, आर यू लिटरली सेइंग दैट दिस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन? बोल रहा नो दिस इज अ लीगल, खुद बोल रहा है। तो मैंने कहा कैन यू प्लीज रीड द डेफिनेशन अगेन? अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स राइट्स टू फाइनेंशियल एसेट एंड ऑब्लिगेशन फॉर अनदर पार्टी। बोल रहा वो ओके। फिर बाकी सब ने सही किए थे, हम सही थे, फिर बाकियों ने सबने हटाया था। बात समझ आ रही है? तो यानी ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। बात समझ आ रही है? तो क्या ये ऑब्लिगेशन नहीं है? ये IFRS 9 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगी। आज के बाद कोई आपसे पूछे टैक्स पेएबल क्या ऑब्लिगेशन है, आपका जवाब होना चाहिए यस, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो अगर एग्जामिनर ने घुमाया ना यहाँ पर तो लग पता जाएगा। पहले बताओ बात क्लियर है? पक्की बात है? तो मैं अगेन 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 कहने का मकसद क्या है? ऑब्लिगेशन है बट कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में नहीं है ये, सही है? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है मेरी ये। यहाँ तक कोई मसला? पक्की बात है? अब देखो खुद अगर एग्जामिनर डॉज करने पे तो कितना कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशन में खेलना सिखा रहा हूँ। बेसिक पहली 2 लाइनें हैं बस, उसमें हम खेल रहे हैं। चलें जी, ऑनलाइन वालों बताओ आगे चलें जल्दी से मेरे बच्चों प्लीज। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो ये होता है कि भाई आपसे गवर्नमेंट एडवांस में टैक्स ले लेती है और वो बोलती है कि जब तुम रिटर्न फाइल करोगे तो एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या ये मेरा रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट है एडवांस टैक्स? आप मिल सकते हैं ना, रिफंड भी हो सकता है ना एडवांस टैक्स। हाँ, तो एडवांस टैक्स पैसे मिलेंगे ना वापस, आपने एडवांस में पे किया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ क्या ये राइट टू रिसीव कैश है? है, बिल्कुल है। किसने कहा नहीं है? राइट टू रिसीव कैश है, बट क्या ये IFRS 9 वाले में फाइनेंशियल एसेट में आएगा? कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, लीगल है। तो आप उसको भी हटा दो। यानी मैंने दोनों लेग्स आपको कवर करा दी, गवर्नमेंट से रिसीवेबल, गवर्नमेंट से पेएबल। बात क्लियर है? तो हमने कहा कि भाई ये भी नहीं आएगा, रीज़न अच्छा ये ऊपर फाइनेंशियल एसेट में आएगा, ये ऊपर मैंने हेडिंग गलत डाल दी है यहाँ पे, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, बात क्लियर है? तो आई होप हमारी क्लास वैसे कब तक है? 5:45 तक। अच्छा मैं आज की क्लास को डेफिनेशन की हद तक इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अभी अकाउंटिंग शुरू करवाऊंगा, क्योंकि देखो हेडिंग ही किसकी आ रही है? अकाउंटिंग की, तो इट विल मेक नो सेंस, यानी सही भाई सेंस ही नहीं बनेगा, हम इतने कम टाइम में क्या कर लेंगे। तो अगली क्लास से मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा, बट इसका मतलब ये है कि आज तक की आपको जो है क्विज आ जाएगा। तो उसको बेसिक 2-3 सवाल होंगे वो करके भेजिएगा मुझे, सही है जी? मिलते हैं अगली